हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के कुछ प्रैक्टिस सेट्स के बारे में या न्यू पैटर्न के बारे में जो कि अप्लाई होने वाला है आपका ये बीकॉम थर्ड ईयर के एग्ज़ाम में। तो ये थोड़ा सा एक चेंज है हमारे पैटर्न में। पहले जो आप पेपर देते हुए थे वो पूरा डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होता था, मीन्स आपको क्वेश्चन आंसर लिखने होते थे। लेकिन अभी क्या होगा कि आपको MCQs में अपना पेपर देना होगा। तो यहाँ पे जो बात ध्यान रखने वाली है वो ये है कि आपके एक दिन में 2 पेपर होंगे। तो आप लोग को जैसे पता ही होगा कि आप लोग के जो पेपर्स हैं वो 4 ग्रुप में डिवाइडेड हैं, ग्रुप A, B, A1, A2, B1 एंड B2। तो इस तरीके से आपके ग्रुप डिवाइडेड हैं। लेकिन अभी पहले क्या होता था कि एक दिन में एक पेपर होता था, वो डिस्क्रिप्टिव होता था और थोड़ा सा लेंदी होता था। लेकिन अभी क्या है कि एक ग्रुप का मीन्स 2 जिसमें पेपर हैं वो दोनों ही पेपर एक ही दिन आपको देने होंगे। पेपर का पैटर्न कुछ इस तरह रहेगा कि उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे आपके, और 100 क्वेश्चंस में से 50 आपके एक पेपर के होंगे और 50 दूसरे पेपर के। ये सेक्शन A एंड B इस तरीके से डिवाइडेड होगा। 2 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा आपका, और इसी तरीके से आपके सारे पेपर होंगे। इसके लिए आपको 120 मिनट्स दिए जाएंगे। चलिए और आगे समझ लेते हैं कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन के आंसर देना होंगे या फिर क्या होगा। तो MCQs में एक्चुअल में होता क्या है कि आप उसको या तो आपको डायरेक्ट आंसर आता हो, आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपके दिमाग में फ़ौरन हिट कर जाए कि हाँ मैंने वहाँ पे वो चीज़ पढ़ी थी और आपने सही आंसर टिक कर दिया। ये हो गया सिलेक्शन प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है कि आपको एलिमिनेशन आना चाहिए। एलिमिनेशन आप कैसे करेंगे, मीन्स आपके पास अगर 4 ऑप्शन या 4 ऑप्शन दिए हुए हैं तो उसमें से आप एलिमिनेट करो 3। आपको उन 3 के बारे में पता हो, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया कि ये क्वेश्चन इससे रिलेट नहीं करता, ये ऑप्शन इससे, और ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, और जो लास्ट में बचा आपने उसको ऑप्ट करके उसका अपना आंसर बना लिया। तो ये जो क्वेश्चंस आएंगे वो बहुत ही ज़्यादा मतलब इतने हाई लेवल नहीं आने वाले हैं, बहुत ही बेसिक्स आएंगे। तो जो भी आपने पढ़ा हुआ है बहुत कॉन्फिडेंट से जाइए, अच्छे से पेपर दीजिएगा और जो पढ़ा है उसी को रिवाइज़ करके जाइए। कुछ नया ना पढ़िए इतने टाइम में कि आप हैप्टिक हो के और कुछ नया नया ढूंढ ढूंढ के पढ़ने लगे। नहीं, जो पढ़ा उसी को रिवाइज़ करिए और यकीन मानिए उसी में से पेपर आएगा। बस थोड़ा सा ये चेंज हो जाएगा कि आप पहले जो ये कहानियाँ लिख के आते थे और रैप लिख देते थे बीच में, ये नहीं चलने वाला है। क्वेश्चन आपको पढ़ के आंसर सही देना होगा, तभी नंबर मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैं अपना सब्जेक्ट इंश्योरेंस ले रही हूँ यहाँ पे। तो इसी के मैंने 10-15 क्वेश्चन लिए हुए हैं जिससे कि आप लोग को पैटर्न थोड़ा समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ द इंश्योरेंस डिनोट्स अ पॉजिटिव ड्यूटी ऑफ अ पर्सन सीकिंग इंश्योरेंस टू वॉलेंट्री डिस्क्लोज ऑल द फैक्ट्स मटीरियल टू द रिस्क बीइंग प्रपोज्ड वेदर रिक्वेस्टेड और नॉट। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि कौन से प्रिंसिपल में जहाँ पे आपको सारे फैक्ट्स रिवील करने होते हैं। मीन्स आप कभी भी अपने कोई सामान का इंश्योरेंस करने जाओ तो अपने उसके सारे फैक्ट्स एंड फीचर आपको रिवील करने होते हैं, तभी वो उसको रिस्क कवर देगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अटमोस्ट गुड फेथ। तो या तो आपको अटमोस्ट गुड फेथ के बारे में पता हो इस प्रिंसिपल के बारे में, या तो आपको इन चारों प्रिंसिपल के बारे में पता हो ताकि आप उसको एलिमिनेट कर सको। ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट आपका है, which of the following principle of insurance assures about the financial interest that the assured possesses whether is being insured, whatever is being insured। तो जो भी यहाँ पे कह रहे हैं कि इंश्योर आप करा रहे हैं तो उसमें उसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए। तो आपको फाइनेंशियल इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर चीज़ में होगा तभी आप उस पर्टिकुलर चीज़ को आप रिस्क कवर देंगे, सॉरी इंश्योर करवाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा कि यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई होगा, इंश्योरेबल इंटरेस्ट का। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस टेल्स दैट एन इंश्योर्ड मे not be compensated by the insurance company in an amount exceeding the insured economic loss। तो
यहाँ पे क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझिए। ये सारे प्रिंसिपल्स ही हैं, ठीक है। तो मैंने पहले कुछ प्रिंसिपल्स उठाए क्योंकि आपके जो प्रिंसिपल हैं इंश्योरेंस में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो हो सकता है डायरेक्ट कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन पुटअप कर दें उसमें। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन से प्रिंसिपल के अनुसार इंश्योरेंस tells that the insured may not be compensated by the insurance company in any amount exceeding the insured economic loss। तो यहाँ पे इकोनॉमिक लॉस से ज़्यादा वो इंश्योरेंस कवर नहीं देगा, इंश्योरेंस कंपनी उससे ज़्यादा अमाउंट का कवर आपको नहीं देता अगर आपको इकोनॉमिक लॉस उससे ज़्यादा हुआ हो। सपोज़ आपने अगर 10,000 का इंश्योरेंस करवाया और 20,000 को आपको लॉस हुआ है, तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो खाली 10,000 ही देगा। तो ये कौन सा प्रिंसिपल बताता है हमारा, कॉजा प्रॉक्सिमा। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इंश्योरेंस हेल्प टू, इंश्योरेंस किस चीज़ में हमारी मदद करती है, प्रिवेंट एडवर्स सिचुएशन फ्रॉम द अकरिंग, रिड्यूस द फाइनेंशियल रिस्क, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एडवर्स सिचुएशन, negate all consequences of the adverse situation, make asset continuously productive। तो इंश्योरेंस का मेन काम क्या होता है, क्या वो कोई आने वाली आपदा को टाल सकता है, नहीं, ठीक है। फिर negate all the consequences of the adverse situation मीन्स कोई भी आने वाली जो भी आपदा आई क्या आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं अगर आपने इंश्योरेंस करवाया हो, नहीं। आपके जो है एसेट को ये कंटिन्यूसली प्रोडक्टिव बनाती है, नहीं। तो बचा कि आपके पास रिड्यूस द फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एडवर्स सिचुएशन मीन्स जो भी कॉन्सिक्वेंसेज हुए हैं और जिससे भी जितनी भी एडवर्स सिचुएशन आई, जितना भी लॉस हुआ है आपको उसकी वजह से, वो उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट इज डैमेज, व्हाट इज रिस्क, रिस्क मीन्स क्या है इंश्योरेंस में, डैमेज टू द मशीनरी एंड प्रॉपर्टी, इम्पैक्ट ऑन द हेल्थ और द लाइफ ऑफ अ पर्सन, लीकेज ऑफ अ टॉक्सिक प्रोडक्ट्स इनटू द एटमॉस्फेयर, इफेक्ट्स ऑफ ऑन ए हेल्दी लाइफ ऑफ द नेबरहुड। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये ई नहीं रहेगा, सॉरी, ऑल ऑफ द अबव में ये 4 आपके पास ऑप्शन है, तो इसमें आपका सही ऑप्शन क्या होगा, डैमेज टू द मशीनरी एंड प्रॉपर्टी। तो इसमें ये आपके 2 सही हो सकते हैं, इम्पैक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ और द लाइफ ऑफ अ पर्सन, तो ये 2 आप सही कर सकते हैं। बाकी जो हैं वो थोड़ा नेचुरल कॉज हैं, तो इसकी वजह से आपको रिस्क नहीं है, मतलब रिस्क कवरिंग नहीं देगा इंश्योरेंस। तो ये 2 आपके आंसर इसमें सही हो सकते हैं। नाउ इस तरीके से अभी आपने जो देखे उसमें आपको आंसर्स मिले ये वो, ठीक है। तो इस तरीके से अभी इसमें एब्रिविएशंस भी आ सकते हैं, मींस आपको शॉर्ट फॉर्म किसी का पूछ लिया और उसको आपको इलाबरेट करना है, तो फुल फॉर्म्स भी आपके आ सकते हैं, तो वो भी थोड़ा सा देख के जाइएगा, ये इम्पोर्टेंट है। जैसे इसमें पूछ लिया है कि व्हाट डू यू मीन बाय CTL, तो इसका फुल फॉर्म आपको बताना है कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस। तो कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस का आप मीनिंग भी समझ लीजिए यहाँ पे कि क्या होता है, वो लॉस या वो रिपेयर आपका कोई भी आपके एसेट को अगर इतना ज़्यादा रिपेयर कराया जाए जब उसकी कॉस्ट उसके रिपेयर से ज़्यादा हो जाए, सॉरी, जब उसका रिपेयर की कॉस्ट उसके इनिशियल कॉस्ट से ज़्यादा हो जाए, तो उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस, ठीक है। और इसका कवरेज इंश्योरेंस कंपनी नहीं देती है, वो खाली उस पर्टिकुलर कॉस्ट तक के ही उसको कवर देगी, उस पर्टिकुलर एसेट को खाली तभी तक कवर देगी जितना उसका अमाउंट है। अगर उससे एक्सीड कर रहा है उसका रिपेयर, तो उसके लिए आपकी इंश्योरेंस कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। द नेक्स्ट इज IRDA स्टैंड फॉर, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। IRDA आप लोग खूब अच्छे से पढ़ के जाइएगा इंश्योरेंस में। तो इसका फुल फॉर्म क्या रहेगा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका काम क्या होता है, इस संस्था का, इस इंस्टीट्यूशन का क्या काम है, टू प्रोमोट द ट्रांसपेरेंसी एंड रेगुलेशन एंड द ऑर्डरली कंस्ट्रक्ट ऑफ द इंश्योरेंस बिजनेस इन द कंट्री। The Insurance Regulatory and Development Authority of India was established as a statutory body in the year 2000 under the Act IRDIA, ठीक है। तो इसका मीन्स क्या है कि उसकी ट्रांसपेरेंसी, रेगुलेशन और जितने भी ऑर्डर हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन हैं इंश्योरेंस में, इन सबको मेंटेन करना, ठीक है। और ये कौन सी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, मीन्स ये गवर्नमेंट का एक पार्ट है।
कोई प्राइवेट सेक्शन इसमें नहीं है, गवर्नमेंट की बॉडी है ये पूरी तरीके से। और इसको कब स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया था? इन ईयर 2000। तो ये अगर पूछा जाए कि द IRDA वॉज सेटअप इन द ईयर दैट इज़ 2000, तो ये 2000 में आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी बन चुकी थी अंडर द एक्ट IRDA एक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश वॉज द फर्स्ट इंडियन इंश्योरेंस कंपनी। तो कौन सी पहली इंडियन इंश्योरेंस आपकी कंपनी थी? बॉम्बे म्यूचुअल एश्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड। तो ये फर्स्ट इंडियन इंश्योरेंस कंपनी बोली जाती है क्योंकि इसका जो बेस था वो प्योरली इंडियन था और ये खाली इंडिया के को कवर करती थी, इंडियन सोसाइटी को, और ये इंडियन इंश्योरर थी, पहली इंडियन इंश्योरर थी। मींस ऐसी कंपनी जो यहाँ के इंडिया के लोगों के लिए इंश्योरेंस लेके आई थी। कौन सी थी? बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ एश्योरेंस सोसाइटी। कौन से ईयर में आई थी? 1870 में आपकी आई थी। नाउ अगर आपसे पूछा जाए कि इंश्योरेंस सबसे पहले हिस्ट्री में कौन सी कंपनी आई थी, तो सबसे पहले आपकी कंपनी थी ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जो कि आई थी 1818 में। और ये किसके थ्रू आई थी? अनीता बौसार इन कोलकाता टू केटर टू ऑल द नीड्स ऑफ द यूरोपियन कम्युनिटी। तो ये बेसिकली इंडिया के लिए नहीं आई थी, यूरोपियन कम्युनिटी को इंश्योर करने के लिए आई थी। जितने भी यूरोपियन यहाँ ट्रेड करते थे उनके लिए इंश्योरेंस कंपनी आई थी। तो ये इनिशियली इंडियन नहीं थी, इसी वजह से इसको इंडियन इंश्योरेंस कंपनी नहीं बोल सकते फर्स्ट। लेकिन हाँ, अगर ये पूछा जाए कि पहली इंश्योरेंस कंपनी कौन थी इंडिया में जो आई थी, इस्टेब्लिश हुई थी, तो आपका ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ही रहेगी। बट दे आर ओनली फॉर द फॉरेनर्स एंड इंग्लिशमैन। देन ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अ पर्सन हु गेन्स द बेनिफिट एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। जिसको बेनिफिट मिलता है जब आप इंश्योरेंस कराने जाते हो, जिसको बेनिफिट मिलता है उसको क्या बोलते हैं? बेनिफिशियरी बोलते हैं। ठीक है, चलिए इतने सारे मतलब अभी जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस करें हो उसमें आपने देखे कि कुछ बहुत ही हाई लेवल थे, कुछ थोड़े लोअर लेवल क्वेश्चंस थे, इजी थे। तो इसी तरीके से आपके क्वेश्चंस आएंगे। थोड़े बहुत हो सकता हो हाई लेवल आ जाए, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टफ बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि एकदम से पैटर्न चेंज हुआ है। तो जितना भी आपने पढ़ा है प्लीज़ उसी को रिवाइज़ करके जाइएगा और बाहर से कुछ भी मत पढ़िएगा। जितने भी MCQs आप उसमें से खुद से बना पाएँ, दैट इज़ वेरी वेल एंड गुड। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।